हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है फरवरी 17। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहली खबर है, नाटो यूएस स्केप्टिकल अबाउट रशियन ट्रूप्स पुलिंग आउट। रसिया ने कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर से वो ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं। उस पर नाटो यूएस ने कहा है कि हमें पूरी तरह से रसिया पर भरोसा नहीं है। स्केप्टिकल मतलब होता है कि डाउटफुल होना, वॉचफुल होना। अब ये यूक्रेन क्राइसिस कंप्लीटली क्या है, ये नाटो क्या है, ये सब कल के वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आप उसे ज़रूर विजिट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें एक और छोटी सी खबर है कि इंडिया ओपन्स हेल्पलाइन नंबर। इंडिया ने यूक्रेन क्राइसिस को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी चालू कर दिया है। एक खबर ये है कि स्टेट्स को सेंटर ने कहा है कि अब वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ईज करें। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इकनॉमी पर असर पड़ रहा है। इकनॉमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उसे अब ईज करना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो ये है, ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। बार बार काफ़ी दिन से ये केस चल रहा है, ट्राइब्यूनल्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है जिसकी वजह से कि केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार से कहा कि आप इसका जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को फिल कीजिए, पर सरकार इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को जब हमने लास्ट बार कहा तो जब फटकार लगाई तो नी जर्क अपॉइंटमेंट्स कुछ किए गए, मतलब कि झटके में बस फटकार के बाद 1-2-4 अपॉइंटमेंट किए गए, फिर उसके बाद सरकार वापस से शांत हो गई। इसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार पर एक एक्यूज भी किया है कि सेंटर चेरी पिकिंग कर रहा है नेम्स का, जिसकी वजह से कि ये अपॉइंटमेंट्स डिले हो रहे हैं। चेरी पिकिंग एक इंग्लिश फ्रेज है, उसका मतलब ये होता है कि अपने पसंद की चीज़ें चुनना। जैसे कि हम सब्जी वगैरह चुनने जाते हैं तो उसमें पिकिंग करते हैं ना कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो वही मतलब होता है चेरी पिकिंग का। तो सरकार अपने पसंद का नामों का अपॉइंटमेंट कर रही है, करना चाहती है, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। अब इसमें ये जानना जरूरी है ट्राइब्यूनल्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, ट्राइब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये एक पर्सन का हो सकता है या एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसमें कई लोग हो सकते हैं। ये मेनली फॉर्म किया जाता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेके। किसी भी तरह का, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट हो, टैक्स डिस्प्यूट हो, इनको क्यों फॉर्म किया जाता है? ताकि मेन जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उन पर वर्कलोड कम हो सके और जो डिसीजन है वो फास्ट हो सके, एक्सपेडाइट हो सके। देयर आर कम्प्लीटली 14 ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और भी कई सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। उन्हें डिफरेंट एक्ट्स के अंदर फॉर्म किया गया, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे रिलेटेड क्या है? ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स का मेंशन नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। उसे जरूर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो उसी में ये दो आर्टिकल्स जोड़े गए, आर्टिकल 323A विच डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और आर्टिकल 323B विच डील्स विद ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पे। तो फिर से वही बात बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेट्स अप कंट्रोल रूम टू हेल्प इंडियंस बेस्ड इन यूक्रेन। इसमें एक छोटी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो छोटे एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इसे याद रखें, जी अशोक कुमार। पॉलिटिकल न्यूज़ को स्किप करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। इसमें बताया गया है कि जहां इंडिया बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया है अपने सोलर प्लान्स को लेके, बहुत ज़्यादा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है, पर इंडिया के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उससे जनरेट होने वाले वेस्ट को अलग से हैंडल करे। एक क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट में, जिसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह ने कहा कि इंडिया के पास करंटली सोलर वेस्ट को हैंडल करने के लिए अलग से पॉलिसी नहीं है और इसको इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है उसी के अंदर ट्रीट करता है। आर.के. सिंह ने यह भी बताया कि इस पर एक कमेटी गठित की गई है जो कि सजेशन देगा कि कैसे सोलर पैनल में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, कैसे उसके रीयूज़, रिसाइकिल और वेस्ट जनरेशन को कम करना है। और इसमें यह भी बताया गया कि सरकार के पास ऐसी कोई अभी फैसिलिटी तो नहीं है रिसाइकिल की, रिकवरी की, पर सोलर पैनल रिसाइकलिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट तमिलनाडु में एक प्राइवेट कंपनी ने शुरू किया है और
ये भी इसमें बताया गया है कि सोलर पैनल की एस्टिमेटेड जो लाइफ होती है वो 25 ईयर्स होती है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आगे चल के बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेशन होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने 100 गीगावाट का एक टारगेट सेट किया है 2022 तक। फिलहाल 40 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर लगे हुए हैं हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि डिस्पाइट इट्स एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, मच ऑफ इंडिया सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट बाहर से होता है। ज़्यादातर जो कंपोनेंट है हमारे सोलर मैन्युफैक्चरिंग का वो बाहर से इंपोर्ट होता है, और उसमें से मोस्टली चाइना से होता है। अब इसी न्यूज़ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है, सर्कुलर इकोनॉमी। अब हम समझेंगे ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। ऐसी इकोनॉमी जहाँ की डिज़ाइनिंग से ही हम वो सोच शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड रिसाइक्लेबिलिटी, और फिर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सभी चीज़ रीयूज़ हो जाता है, या तो रीमैन्युफैक्चर हो जाता है, या तो रिसाइकिल हो जाता है, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सभी आर इसके एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। 3R तो आपको पता होंगे कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। 3 और है, रिपेयर, रिफर्बिश एंड रीमैन्युफैक्चर। सो सर्कुलर इकोनॉमी एक टर्म है जिसे आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम बढ़ते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में गए थे जहाँ पर कि उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस की ऑफ इन्वायरमेंट पॉलिसी, मतलब कि समान रूप से ईंधन तक पहुंच होना लोगों का एक इन्वायरमेंट पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उन्होंने एक और बात इंपॉर्टेंट कही कि इट वाजंट प्लैनेट बट पीपुल एंड देयर कमिटमेंट टू नेचर वाज फ्रेजाइल। मतलब हमारा जो प्लैनेट है वो नाजुक नहीं है, बल्कि हम जो हैं, पीपल हैं, जो हमारा कमिटमेंट है वो उसे नाजुक बनाता है। उन्होंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं की बात की, जैसे कि उज्ज्वला योजना, पीएम कुसुम स्कीम, एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये सभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। और उन्होंने रैमसर साइट्स की भी बात किया। तो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। शॉर्ट में अगर बताते चलूँ तो उज्ज्वला योजना लॉन्च हुआ था 2016 में, जिसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया था। वो टारगेट 90 मिलियन हाउस होल्ड तक अचीव हो चुका है। पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत फार्मर्स को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने बैरन लैंड्स पर सोलर पैनल का सेटअप करें, एनर्जी को यूज़ करें, और जो सरप्लस हो एनर्जी उसे वो सेल भी कर सकते हैं। मिनिमम पॉसिबल रेट पे एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि 220 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचाना और 180 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन रोका गया। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है रैमसर कन्वेंशन, इंटरनेशनली वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन को लेके एक कन्वेंशन है, रैमसर कन्वेंशन, जो कि 1971 में शुरू हुआ। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। 1982 में इंडिया ने इसे रेक्टिफाई किया। करेंटली 49 रैमसर साइट्स इंडिया में हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रोड सेफ्टी को लेके, हेलमेट मस्ट फॉर चिल्ड्रन अंडर 4। मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के अंदर बदलाव करते हुए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो 4 साल से कम और 9 महीने से ज़्यादा के बच्चे हैं उनके लिए भी हेलमेट अब नेसेसरी होगा, कंपलसरी होगा। ये नियम अगले साल फरवरी से लागू हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि चिल्ड्रन को कैरी करने वाले 2 व्हीलर्स का मैक्सिमम स्पीड जो है 40 kmph से ऊपर नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारा नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो 2022 का डिफेंस एक्सपो पहली बार गुजरात में होने जा रहा है। ये मार्च 10 से मार्च 13 तक गांधीनगर में होगा। डिफेंस एक्सपो एक्चुअली एक डिफेंस के प्रोडक्ट्स का प्रदर्शनी की तरह है, जिसमें कि देश भर से और दुनिया भर से कंट्रीज़ आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, एक तरह से शोकेस करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ये बताया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट होगा, 1996 के बाद ये अभी तक का लार्जेस्ट एग्जीबिशन होगा। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है डिप्रेशन को लेके। डिप्रेशन रिमेन्स अ नेग्लेक्टेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। एक समिट हुआ, उसमें बताया गया कि डिप्रेशन को अभी भी सीरियसली हेल्थ क्राइसिस नहीं लिया जा रहा है, जबकि 5% वर्ल्ड वाइड एडल्ट जो हैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। और डिप्रेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का ही नुकसान नहीं करता, बल्कि उसके फैमिली का, सोसाइटी को और कंट्री को भी इकोनॉमिकली अफेक्ट करता है डिप्रेशन।
इसमें यह भी बताया गया कि डिप्रेशन में रहने वाले मरीजों का कई बार डायग्नोसिस भी नहीं होता है और ना ही ट्रीटमेंट होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गरीब कंट्री में नहीं है, बल्कि जो हाई इनकम कंट्रीज है वहाँ भी 50% डिप्रेस्ड पॉपुलेशन का ना इलाज होता है ना डायग्नोसिस होता है। सो इस प्रॉब्लम को बताया कि ये सीरियस है और हमें इस पर आगे काम करना चाहिए। एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, एक बहुत ही बढ़िया सिंगर, म्यूजिशियन और एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी बप्पी लहरी जी का निधन हो गया है। हाल ही में लता जी के निधन के बाद इंडियन म्यूज़िक फैंस को, इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बप्पी लहरी जी का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड अफेयर्स में न्यूज़ है, चाइना स्लैम्स क्वाड एंड ऑकस ग्रुप्स। क्वाड क्या है? 4 ग्रुपिंग है, 4 देशों का ग्रुपिंग है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस है। और ये ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का एक डिफेंस पैक्ट है। इन दोनों ही ग्रुपिंग्स को चाइना ने क्रिटिसिज्म किया है, कहा है कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट करते हैं, और जहां ये ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं वहीं ये ग्रुपिंग करके एक सिचुएशंस को इंडो पैसिफिक में टेंस बना रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। इसी के जस्ट नीचे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। यूएस की एक महिला थी जिनको कि ल्यूकेमिया था, उनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया तो उनका HIV भी ठीक हो गया। यह अभी तक का तीसरा मामला है जिसमें कि HIV ठीक हो गया और ये पहली महिला है। थोड़ा सा हम समझेंगे स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स एक्चुअली बॉडी के रॉ मटेरियल होते हैं, ऐसा समझिए। ऐसे सेल्स जो कि आगे चल के किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बदल सकते हैं, जैसे मसल सेल्स या ब्रेन सेल्स। 2 टाइप के मेन स्टेम सेल्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक एडल्ट स्टेम सेल्स। जो आज तक ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो बोन मैरो से निकाले गए स्टेम सेल्स होते हैं। बोन मैरो में हमारा डिफरेंट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होता है। वो मैन्युफैक्चर होने से पहले एक स्टेम सेल बनता है जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सेल्स बनते हैं। सो यहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे। स्टेम सेल थेरेपी को समझिए एक पेनेसिया की तरह देखा जाता है कि अगर इसे हम मास्टर कर लिए तो जितने भी सीरियस डिजीजेज हैं उन्हें ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। और जाने से पहले अगर आपको मेरा एफर्ट ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।